हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अरविंद के सवाल पर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, जी हाँ, तो आप मुझे उनसे मिलना है। अरविंद ने अपना यूनिफॉर्म उतारते हुए कहा, जिसे देखकर सुधांशु अपना सिर हिला देता है और वह लोग किचन के बाहर आ जाते हैं और सुधांशु अरविंद को शेखर जी के पास ले जाता है। ध्रुवी बैठे मजे के साथ लंच कर रहे थे जब सुधांशु उसके पास आकर बोला, भूलना मत, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड खाना भी अच्छा बनाता है। सुधांशु की बात पर ध्रुवी अपने दांत दिखाते हुए बोली, एक्चुअली तुम्हारे शेफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। सुधांशु घूरकर ध्रुवी की तरफ देखता है जब धैर्य भी वहां पर आ जाता है और ठीक उसी वक्त पूरी राजन फैमिली भी वहीं आ जाती है क्योंकि सुधांशु ने सब लोगों को इनवाइट किया था। धैर्य एक नज़र गीतांजलि को देखने के बाद अपनी नज़रें चुरा लेता है क्योंकि गीतांजलि पिछले 2 महीने से वहीं पर थी और धैर्य कई बार गीतांजलि के साथ इंटीमेट हो चुका था। गीतांजलि धैर्य की नज़रें चुराता हुआ देख इग्नोर करके अथर्व के हाथ को पकड़ कर बोली, मुझे वापस हैदराबाद जाना है। अथर्व गीतांजलि से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, चिपक क्यों रही हो, शाम को चलेंगे। गीतांजलि अथर्व की बात पर अपना सिर हिला देती है और कॉर्नर की तरफ चली जाती है। धैर्य सब लोगों की नज़र से बचते हुए गीतांजलि के पास आकर बोला, सुनो। गीतांजलि धैर्य की तरफ देखते हुए बोली, क्या है। जिसे सुनकर धैर्य गीतांजलि के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे थोड़ा कॉर्नर में खींच कर बोला, इतना जोर से क्यों बोल रही हो, धीरे भी तो बोल सकती हो ना। गीतांजलि धैर्य के हाथ को अपने मुंह से हटाते हुए, बकवास करना बंद करो। धैर्य गीतांजलि की कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोला, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। गीतांजलि कुछ कहती उससे पहले अथर्व वहां जाकर धैर्य को गीतांजलि से दूर करते हुए बोला, मेरी बहन से क्यों चिपक रहे हो तुम। अथर्व की बात पर धैर्य अपना सिर नहीं में हिलाते बोला, तुम्हारी बहन की आंख में कचरा घुस गया था, बस उसे ही निकाल रहा था। अथर्व घूरकर धैर्य की तरफ देखने के बाद गीतांजलि से बोला, चल गीता। गीतांजलि अथर्व के बात पर अपना सिर हिला देती है और धैर्य को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है, जिस पर धैर्य गुस्से से कहता है, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। धैर्य के चिल्लाने पर वहां पर खड़े सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। ध्रुवी उठने लगती है, जिस पर सुधांशु उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे चुप रहो। ध्रुवी अजीब नजरों से सुधांशु की तरफ देखते हैं। वही अथर्व सिर घुमाकर धैर्य की तरफ देखते हुए कहता है, दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या बकवास कर रहे हो। जिसे सुनकर धैर्य अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर गीतांजलि के पास आकर उसे अपनी तरफ खींच कर बोला, बीवी है मेरी। धैर्य की बात पर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और आधी रात जी धैर्य के पास आकर गुस्से से बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। धैर्य अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, पूछ लो अपनी बेटी से, बीवी है मेरी वो। अथर्व धैर्य की बात पर गीतांजलि को घूरते हुए बोला, क्या हो रहा है ये सब। गीतांजलि तिरछी नज़र से धैर्य की तरफ देखती है और अथर्व से कहती है, हाँ मैं इनकी बीवी हूँ। गीतांजलि के यहाँ हाँ को सुनकर सबको झटका लगता है। वहीं वर्षा जूस पीते हुए विकल्प से बोली, क्या बात है, तुम्हारी बहन तो अल्ट्रा लेवल की है। विकल्प बीच में ही वर्षा के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, तुम चुप रहोगी। वर्षा विकल्प की बात पर मुंह बना लेते हैं। वही अथर्व गीतांजलि की बात पर गुस्से से कहता है, हम नहीं मानते इस शादी को। धैर्य अथर्व की बात पर गीतांजलि की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे इसके साथ रहना है। ये सुनकर गीतांजलि धैर्य को अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, तुम्हें तो मेरे नज़दीक आने से भी मौत आ रही थी। गीतांजलि की बात पर धैर्य अपने दांत पीस कर बोला, एटलीस्ट हमारे होने वाले बच्चों के लिए अपना मुंह बंद करके रखो। धैर्य की बात सुनकर गीतांजलि को सदमा लगता है। वहीं सभी लोग फटी आंखों से उन दोनों को देख रहे थे। सुधांशु बड़ी बड़ी आंखों से धैर्य को देखते हुए ध्रुवी से बोला, तुम्हारे भाई ने तो सीधा सिक्सर मारा है, बाप बनने वाला है। रुद्र सुधांशु की बात सुनकर बोला, सबको सुनाई दे रहा है, तुम्हें बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है वो सुनो, तुम्हारा बरसाला साला पीकर आज में ऐसा लग रहा है। रुद्रा की बात सुनकर उस सबकी तरफ एक नज़र देखने के बाद फिर से धैर्य और गीतांजलि की तरफ देखने लगे। जहाँ गीतांजलि फटी आंखों से धैर्य को देखे जा रही थी, धैर्य के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, जिसे देखते हुए अथर्व धैर्य के पास आकर उसके कॉलर को पकड़ कर बोला, मेरी बहन के कैरेक्टर पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी। ये देखकर ध्रुवी सुधांशु के हाथ को अपने कंधे से हटाकर अथर्व और धैर्य के बीच में अथर्व को धैर्य से दूर करते हुए बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के गिरीबान में हाथ डालने की। ये सुनकर अथर्व ध्रुवी को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, यहाँ बात मेरी बहन के कैरेक्टर की हो रही है ध्रुवी, इसलिए तुम अपने कदम पीछे रखो। अथर्व की बात पर ध्रुवी सिर घुमाकर धैर्य की तरफ देखते हुए बोली, आप बेवजह एक लड़की के कैरेक्टर पर सवाल क्यों उठा रहे हो ब्रो। धैर्य ध्रुवी की बात पर अपने कंधे उचकाते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं किसी के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहा और मैं अपने घर की इज्जत पर सवाल क्यों उठाऊंगा।
गीतांजलि धैर्य की बात पर अपने दांत पीसते हुए धीरे से बोली, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और तुमसे किसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। धैर्य गीतांजलि की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, 2 मिनट के लिए मेरा ड्रामे में साथ नहीं दे सकती। मैं क्यों साथ दूँ? जब इस ड्रामे का कोई मतलब ही नहीं है तो मैं साथ क्यों दूँ? गीतांजलि ने धैर्य की बात पर कहा, जिसे सुनकर धैर्य अथर्व की तरफ देखते हुए बोला, तुम नहीं मानते इस शादी को तो ठीक है, मैं दोबारा शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले कोर्ट मैरिज हुआ था, इस बार धूमधाम से वेडिंग होगी। रुद्र धैर्य की बात पर जल्दी से फलक को खींचते हुए आगे आकर बोला, मैं और मुझे भी साथ में लपेट लेना, मैं भी शादी का लड्डू खाना चाहता हूँ। फलक निराशा से रुद्र की तरफ देखने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, जीजू अब करवा दो यार शादी, हमारी पक गई हूँ मैं इस आदमी के कारण। महक फलक की बात पर मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ एक नज़र देख फलक से बोली, इतने कम दिनों में पक गई, पूरी ज़िंदगी कैसे बर्दाश्त करोगे? रुद्र महक की बात पर उछलते हुए बोला, मैं हूँ ना जाने मन, मैं उसे हर तरीके से एंटरटेन करूँगा, वो मुझसे कभी बोर नहीं होगी। फलक घूरकर रुद्र की तरफ देखती है, जिस पर रुद्र अपने दांत तले जीभ को दबाने के बाद कान पकड़कर महक से बोला, सॉरी, मुझे इस तरीके से तुम्हें जाने मन नहीं कहना चाहिए था। जिसे देखकर फलक मुंह बनाते हुए रुद्र की तरफ देखती है। वही अधिराज धैर्य की बात पर गीतांजलि की तरफ देखते हुए बोले, ये सब कब हुआ और आपने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं? गीतांजलि अधिराज की बात पर चुप रहती है, जिसे देखा अथर्व गुस्से पे कहता है, बोलेगी कुछ या लगाऊं कान के नीचे 2 थप्पड़। अथर्व की बात पर गीतांजलि भी थोड़े फ्रस्ट्रेशन में बोली, मुझे खुद नहीं पता मैं कब प्रेग्नेंट हूँ और मुझे आप क्यों थप्पड़ मारोगे? हाँ, मैं इस आदमी की पत्नी हूँ, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैं। गीतांजलि ने धैर्य की तरफ इशारा करते हुए, जिसे सुनकर अथर्व धैर्य को घूरते हुए बोला, तुमने झूठ क्यों बोला? हाँ तो कुछ महीने में सच हो जाएगा, हम दोनों साथ में रहेंगे। शादी के बाद तो सोच लो कि मैं फ्यूचर को भी अभी बताया है। धैर्य ने बकवास करते हुए कहा, जिस पर सुधांशु बीच में आते हुए जोर से बोला, बस ये मेरे ऑफिस की ओपनिंग थी ना, आप लोगों को शादी.com मीटिंग की जगह नहीं है। अव्यक्त सुधांशु की बात सुनकर ताली बजाते हुए बोला, बस मामू। सुधांशु अव्यक्त की बात पर मुस्कुराते हुए उसके पास जा उसके गाल पर किस करके बोला, तुम बहुत समझदार हो मेरे प्यारे भांजे, अपने बाप से भी ज़्यादा है। ये बात उसने धीरे से कही। सुधांशु की बात पर सभी उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद फिर से धैर्य और गीतांजलि को देखने लगे, जिसे देखकर गीतांजलि गहरी सांस भरकर अथर्व की तरफ देखते हुए बोली, भाई आपको याद है मैं अपना 18 बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मसूरी गई थी, जहाँ पर इसने मेरी मुलाकात हुई थी। धैर्य गीतांजलि के बात पर उसके हाथ को पकड़ते हुए धीरे से बोला, अब क्या पूरे इंटीमेट सीन बताओगे? गीतांजलि धैर्य की बात सुन उसे अजीब नज़रों से देखते हुए, अरे हमारे रिश्ते को मनवाने के लिए एटलीस्ट पूरा बात आने दो। तुम मुंह उठाकर बोलोगे और मेरे घर के लोग मान जाएंगे? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? गीतांजलि के हाथ सुनकर धैर्य चमकती आंखों से उसे देखते हुए बोला, मतलब तुम मेरे साथ रहने के लिए मान गए? तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बेवजह एक्सप्लेन करूँगी? मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना कि तुम झूठ बोल रहे हो। गीतांजलि ने धैर्य को घूर कर कहा, जिसे सुनकर धैर्य अपने सिर हिलाते हुए अथर्व और अधिराज जी की तरफ देखते हुए बोला, तो हम कहाँ थे? मसूरी में। मेरी और गीतांजलि की पहली मुलाकात मसूरी में हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने नंबर एक्सचेंज किया और फिर शादी कर ली। मेरे पास हमारी शादी का सर्टिफिकेट भी है। इतना कहने के बाद धैर्य गीतांजलि की तरफ देखते हुए बोला, देखना अब तुम्हारे घर के लोग मान जाएंगे। गीतांजलि बुरी तरीके से धैर्य को घूरते हुए बोली, तुमने बात बिगाड़ दी, इसलिए तुम देखते जाओ। धैर्य गीतांजलि की बात पर कंफ्यूज है उसकी तरफ देखने लगा। जब अथर्व धैर्य को घूरते हुए बोला, गीतांजलि जल्दी से किसी से इम्प्रेस नहीं होती और तुम्हारे अंदर कौन से हीरे जेवरात लगे हुए हैं जो गीतांजलि सीधा तुमसे इम्प्रेस होकर पसंद कर लेती है और ऊपर से पागलपंती में तुमसे शादी भी कर लेती है बिना घर वाले को बताए। धैर्य अथर्व की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए गीतांजलि को अपने पास खींचकर बोला, तुम मानो चाहे मत मानो, मुझे ये पसंद है, हमारी शादी हो चुकी है, मैं फिर से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं मानोगे तो मैं बिना शादी करे ही रह सकता हूँ। विकल्प जूस का ग्लास पकड़कर खड़ा हो धैर्य की तरफ देखते हुए बोला, भाई शादी के लिए आपकी सेविंग कितनी है? धैर्य विकल्प के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पीने के लिए वोडका मिल जाएगा ना, उतने में खुश रहो। धैर्य की बात पर विकल्प अपना सिर हिलाते हुए फिर से अपनी कुर्सी पर बैठकर बोला, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। जिसे सुनकर वर्षा अजीब नज़रों से विकल्प की तरफ देखने के बाद फिर से अपना स्वीट्स खाने लगती है। अब सभी लोग अधिराज जी की तरफ देख रहे थे जब मृत्युंजय अधिराज जी के पास आकर बोला, देखिए मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, और गीतांजलि धैर्य को पसंद करती है इसलिए मान जाइए।
मृत्युंजय की बात पर सभी एक साथ धैर्य से बोले, वो सही कह रहा है, मान जाइए। सब लोगों की बात पर धीराज जी गहरी सांस भरकर धैर्य की तरफ देखते हुए, ठीक है, तुम लोगों की शादी फिर से होगी और पूरे रीति रिवाज से होगी। जिसे सुनकर सभी लोग खुश होकर ताली बजाने लगते हैं और धैर्य मुस्कुराते हुए गीतांजलि के हाथ को पकड़ लेता है। शाम तक उन लोगों की ओपनिंग सेरेमनी खत्म होती है और सभी वहां से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल में नित्या खिड़की से बाहर ढलते हुए सूरज को देख रही थी। जब वार्ड का दरवाज़ा खुला और चित्रांग और करण अंदर आए, नित्या एक नज़र चित्रांग और करण की तरफ देखने के बाद फिर से बाहर की तरफ देखने लगी, जिसे देख चित्रांग और करण एक दूसरे को देखने के बाद अंदर आते हुए नित्या से बोले, क्या कर रही हो? नित्या उन दोनों के सवाल को सुनकर उनकी तरफ से देखते हुए बोली, यहाँ बैठे बैठे पतंग उड़ा रही हूँ। ये सुनकर करण मुँह बनाते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता काफ़ी गंदा मजाक था? करण की बात पर नित्या अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आप दोनों का सवाल ही बकवास था। जिस पर चित्रांग कॉफ़ी टेबल के पास रखे सोफे पर बैठे एप्पल को खाते हुए बोला, तो बताओ क्या सोचा है? करण चित्रांग का साथ देते हुए नित्या से बोला, चित्रांग सही कह रहा है, क्या सोचा है? करण और चित्रांग के सवाल पर नित्या एक नज़र उन दोनों को देखने के बाद गहरी सांस भरते हुए बोली, यहाँ से डिस्चार्ज होकर सबसे पहले मैं सिद्धिविनायक जाकर माथा टेकूंगी और बोलूँगी कि मैं थैंक यू मुझे जिंदा छोड़ने के लिए। ये सुनकर करण नित्या के बेड के पास रखे स्टूल पर बैठ उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। नित्या करण की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, सच कहा है किसी ने, जब कोई चीज़ पास हो तो हमें उसकी अहमियत पता नहीं होती, और अब तुम्हें मेरी अहमियत पता चली है। नित्या की बात सुन करण उसे घूरते हुए बोला, मुझे तुम्हारी अहमियत मेरी ज़िंदगी में बहुत पहले से पता थी। वो तुम थी जिसे नहीं पता कि तुम कितनी एग्जिस्ट करती हो मुझे लाइफ में। नित्या करण को कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगी, जिस पर चित्रांग बीच में आते हुए बोला, झगड़ना बंद करो। यह सुनकर करण चित्रांग की तरफ देखते हुए नित्या की तरफ इशारा करके बोला, इसकी जुबान चल रही है, इसलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। चित्रांग करण की बात को इग्नोर कर नित्या की तरफ देखते हुए बोला, आगे क्या सोचा है? नित्या समझ गया कि सबसे पहले सिद्धिविनायक जाएगी, उसके बाद शादी करोगे ना करण से? चित्रांग के सवाल पर करण भी नित्या की तरफ देखने लगा, जैसे उसे इस सवाल का जवाब चाहिए हो। नित्या उन दोनों के बेचैन चेहरे को एक नज़र देखने के बाद करण के हाथ को अपने हाथ से हटाते हुए बोली, अभी मैं सिर्फ 23 साल की हूँ, मुझे पहले अपने करियर में आगे बढ़ना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, फिर शादी में तुमसे ही करूँगी करण चावला। तब तक मुझे थोड़ा और समय मिल जाएगा अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। नित्या की बात सुनकर चित्रांग उसकी तरफ देखते हुए जल्दी से बोला, लेकिन तुम रहने दो, कोई अपनी मन की बात तभी बताता है जब वो फैसला ले चुका होता है, और नित्या कह रही है ना, वो आकर मुझसे ही शादी करेगी, बस और कुछ नहीं चाहिए। करण ने चित्रांग के बात को बीच में काट कर कहा, जिसे सुनकर चित्रांग नित्या की तरफ देखते हुए बोला, नित्या करण ने तुम्हारा काफ़ी इंतज़ार किया है, हर बार उसने तुम्हारा इंतज़ार किया है। चित्रांग की बात पर नित्या करण को देखते हुए, चलो हम प्री वेडिंग सूट पर है क्या? करण ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, जिसके जवाब में नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ तुमने इंतज़ार किया है मेरा, चलो प्री वेडिंग सूट ही कंप्लीट कर लेते हैं। जिसे सुनकर करण चित्रांग की तरफ देखते हुए, ये मान गए? चित्रांग मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देता है तो नित्या करण से कहती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। नित्या की बात पर करण कंफ्यूज होकर बोला, कैसी शर्त? नित्या करण के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, हम शादी इंडिया में करेंगे, लेकिन हनीमून अपने रसिया वाले घर में मनाएंगे, मुझे वहाँ का इंटीरियर बहुत पसंद है। नित्या के बात पर करण के गाल लाल हो जाते हैं और चित्रांग उन दोनों को देखते हुए उठकर नित्या से कहता है, प्लानिंग करो शादी के बाद कि मैं ज़रा अपनी बीवी से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर चित्रांग वार्ड से बाहर चला जाता है। चित्रांग के जाने के बाद करण नित्या को देखते हुए बोला, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, और वहाँ का माहौल बिस्तर सब काफ़ी रोमांटिक है। नित्या करण की बात पर उसे देखते हुए बोली, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी, मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। करण नित्या के डिमांड पर उसके नाक को खींचते हुए बोला, ठीक है, खाना मैं बना दूंगा, साफ सफाई सर्वेंट कर देंगे, तुम पढ़ाई पर ध्यान देना और महारानी की तरह राज करना। नित्या करण की बात पर अपना सिर हिला देती है, जब करण उसके चेहरे को पकड़ कर कहता है, नित्या आरोही कहाँ है? नित्या ने करण की बात को बीच में काट कर पूछा, जिसके जवाब में करण अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, पिछले 2 महीने से ढूंढ रहे हैं, बट अभी तक उसका अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, और उसका फ़ोन भी बंद ही आ रहा है। जिसे सुनकर नित्या अपना सिर हिलाते हुए करण से बोली, उस दिन जब तुमने मुझे घर से निकाला, मैं यहाँ सीधा
जूहू बीच चली गई थी। सनसेट देखते हुए अपनी किस्मत को कोसते हुए रो रहे थे जब पीछे से किसी ने मेरे गले पर इंजेक्ट किया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा मैं एक अंधेरे से जगह पर बंधी हुई थी, पर मेरे सामने आरोही खरी मुझे घूर रहे थे। मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने अचानक मुझे थप्पड़ मारा और कहने लगे कि ये कहते हुए नित्या बीते हुए पलों में खो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।